गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज जो है हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की। 30 अक्टूबर के यानी कि आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी बात करेंगे। उसमें हम लोग स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करेंगे साथ में, ठीक है ना। स्टैटिक प्लस करंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये रोज़ सुबह आपको इसी टाइम पे मिलने वाली है क्लासेस। तो रेगुलर आप इससे स्टैटिक का और अपना करंट का पोर्शन जो है वो तैयार कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उत्तराखंड के रहेंगे। थोड़ा बहुत जो स्टैटिक होगा वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जुड़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको पीपीटी मिल जाएगी। इंग्लिश वालों को खास दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कॉमन जो नाम है चीज़ें हैं वो मैं आपको इंग्लिश में बता दिया करूँगा, ठीक है। तो आज का अपना करंट सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिए कि आपका जो पीसीएस होता है, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से आप उठा लीजिए। और उसके बाद आप जहाँ तक जाना चाहें, यानी कि यूके पुलिस के जो बैच हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत बदला हुआ रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग केवल न्यूज़ एंड एनालिसिस की तरफ ध्यान देंगे कि क्या क्या न्यूज़ है उत्तराखंड से रिलेटेड और उनसे क्या क्या करंट के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ मैं पुरानी न्यूज़ और कुछ नई न्यूज़ एक साथ कंबाइन करके रखूंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाए। जैसे मैंने आज 30 अक्टूबर के करंट अफेयर किए, तो हम धीरे धीरे करेंगे। 1-2 महीने के अंदर आपके पुराने करंट अफेयर जो है रिविजन हो जाएगा। तो दिसंबर तक हम लोग अपना पुराना जो है वो पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देख लीजिए, पहला देखिए। अभी आपने देखा यूपी के अंदर बहुत सारे नाम जो है वो बदले गए थे। जैसे आपको अगर एक नाम याद हो, फैजाबाद का, ठीक है, ये चेंज हो गया था अयोध्या के अंदर, है ना। यूपी के अंदर बदला था ये अयोध्या। फैजाबाद का नाम बदल के क्या किया था, अयोध्या होगा, अयोध्या कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन बहुत ज़्यादा फेमस था वहाँ का, इसका नाम चेंज कर दिया। किसका? प्रयागराज कर दिया। कौन सा रेलवे जंक्शन है वो? बहुत बढ़िया, इलाहाबाद रेलवे जंक्शन। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। सेम उसी तरीके से उत्तराखंड में भी नाम चेंज करने के लिए कुछ बातें की जा रही हैं। बट उत्तराखंड के अंदर जो खासकर बातें की गई हैं वो है कुछ ब्रिटिश कालीन नाम जो है उनको बदलने के लिए। यानी कि इंडिया, यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो शहर हैं, कुछ कुछ सड़कें हैं, कुछ जगहें हैं, उनके नाम जो है वो बदलने की बात चल रही है अभी। अब ये जो बात चल रही है ये कैसे चल रही है, जो होम मिनिस्ट्रियल बैठकें जो चल रही हैं, गृह मंत्रियों की जो बैठक है, उसके अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है सूरज कुंड के अंदर जो चल रही है, और उसके अंदर उन्होंने इस बारे में बातचीत की है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस पूरे में कहीं कुछ नहीं है। हाँ, एक और अगर चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम बदलने वाला है इसके अंदर स्टेट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, राज्यों के नाम बदलना, राज्यों की बाउंड्रीज में चेंज करना, ये सारा का सारा उत्तराखंड, ये इंडिया के अंदर, उत्तराखंड के अंदर तो नहीं बट इंडिया के अंदर ये सारी की सारी जो पावर्स हैं वो किसको मिली हुई है? पार्लियामेंट को मिली हुई है, ठीक है। यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, किसी स्टेट का नाम जो है वो चेंज कर सकती है। किसी राज्य का जो एरिया है स्टेट का, उसको अल्टर कर सकती है, छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है क्षेत्रफल, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा राज्यों को मिला सकती है, 2+1, या एक और एक दो, इस तरीके से स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बना सकती है। इवन बाउंड्रीज में भी चेंज कर सकती है। और उसके अलावा अगर वो चाहे तो एक राज्य के दो टुकड़े करके उसे दो अलग अलग राज्य भी बना सकती है। कौन? पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जो यूनियन और जो इट्स टेरिटरीज करके जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो है वहाँ आपको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है इससे, और आर्टिकल 2 भी डील करता है, ठीक है। चलिए, और बेसिकली पार्लियामेंट को मिली हुई ये पावर जो है नाम बदलने की, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट्स की, ठीक है। स्टेट्स के नाम बदलने की, एरिया अल्टर करने की, छोटा करने की, बड़ा करने की, उसके अंदर जो पार्लियामेंट की पावर है, ध्यान रखना कि इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट चाहे तो बिना संविधान में परिवर्तन किए राज्यों के नाम में बदलाव कर सकती है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि क्या स्टेट से पूछना जरूरी है, तो अगर स्टेट से पूछा जा सकता है, पर केवल स्टेट अपनी राय देगा, क्या? राय देगा। यानी कि माने ना माने किसकी जिम्मेदारी या किसकी मर्जी? पार्लियामेंट की। तो बेसिकली पार्लियामेंट, या हम कह सकते हैं जो उस समय पावर में है गवर्नमेंट, उसकी मर्जी है कि वह स्टेट की राय सुने या ना सुने। स्टेट अपनी राय दे सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो पूछ सकती है, ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी शर्त नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
ये संवैधानिक संशोधन नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 4 के अंदर, तो ये लाइन याद रखनी। चलिए, इतने से आपका स्टेट रिलेटेड जो पॉलिटी का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे राज्यों के नाम बदलने संबंधित बातें कर रहा हूँ, जगहों के नहीं। जगहों का नाम बदलना ये राज्यों की अपनी संवैधानिक शक्ति है, संवैधानिक तो नहीं, राज्यों की अपनी शक्ति है। ठीक है, राज्य चाहे तो किसी भी जगह का नाम बदलें, किसी भी जगह का नाम कुछ भी रखें, उनकी मर्जी। ठीक है, ये कुछ नाम है जो इस साल, ठीक है, 2022 के अंदर बदले गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं भैया, ये याद कर लीजिएगा। मैं एक एक करके आपको बता दूं। दौलताबाद का जो किला है उसका नाम अब हो गया है क्या, देवगिरी का किला। राजपथ, ये तो अभी न्यूज में रहा था, जो राजपथ है अपना, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम अब भगत सिंह के नाम पर हो चुका है, तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट उसका नाम पड़ चुका है। ठीक है, औरंगाबाद अब बन चुका है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद जो है वो बन गया है अब हराशैव। ठीक है, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम अब डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, और मियाँ का वाड़ा जो है अब वो महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा यश म्यूचुअल फंड, इसका भी नाम बदला गया था और इसका नाम व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया था। ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम पड़ चुका है एकता नगर रेलवे स्टेशन। उसके अलावा झांसी का जो रेलवे स्टेशन है वो अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। हाँ, एक जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो है जवाहरलाल नेहरू रोड, इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने कुछ इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए स्टार मार्क कर देता हूँ, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के, तो ये याद रखना है। ये लिस्ट आप लोगों को जब पीडीएफ मिलेगी इसकी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जहाँ के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही कुछ नाम बदलने की चीज़ें। अगला बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ टेम्पल है वो काफ़ी चर्चा में रहता है, उसकी एक वीडियो हमने बनाई हुई है ऑलरेडी, आप चाहें तो केदारनाथ के बारे में हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि 550 लेयर्स, 550 लेयर जो है परत सोने की चढ़ाई गई है केदारनाथ के गर्भगृह के अंदर। कहाँ, गर्भगृह के अंदर। ठीक है, जहाँ बाबा केदार की मूर्ति है वहाँ जो है 550 लेयर्स की गई हैं गोल्ड की। ठीक है, 19 आर्टिस्ट थे, 3 दिनों का काम था, और 6 मेंबर्स की एक टीम भी बनी थी इसके ऊपर, जिसमें आईआईटी रुड़की के इंजीनियर थे, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग थे रुड़की वाले, और एएसआई की जो टीम है वो थी। ये सारी टीम 6 लोगों की टीम थी ये, और उसके अलावा जो 550 लेयर हैं गोल्ड की वो चढ़ाई गई है। ठीक है, और ये काम पूरा हो चुका है। और आपको याद रखना है केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो भी बंद हो चुके हैं, तो उससे पहले ये काम हो गया था, एक दिन पहले। ठीक है, तो केदारनाथ का जो मंदिर है उसके गर्भगृह को पहले जो है वहाँ एक लोकल घास जो है उससे सजाया जाता था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पहले किससे सजाया जाता था, खाड़ू घास से सजाया जाता था। अब ये खाड़ू घास केदारनाथ जो घाटी है वहीं जो खेत है उनमें उसको उगाते थे, और उसके बाद वहां से निकाल करके वो गर्भगृह की दीवारों पर लगाते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये घास वगैरह जो है उसको हटा दिया गया बाद में, और फिर इसकी दीवार और फर्श जो है वो किसके, कटवा पत्थर जो है वहाँ का पत्थर उससे सजा दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले खाड़ू घास, उसके बाद कटवा पत्थर। इस तरीके से देखिए अभी जो गर्भगृह है वो इस तरीके का है। अभी पूरा ये गोल्ड प्लेटिंग कर दी गई है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा का सारा ये अब गोल्ड की चादरें जो है वो चढ़ा दी गई है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से गोल्ड की चादर चढ़ा दी गई है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 80s के टाइम पे यहाँ पे जो दीवारें हैं उनमें टिन लगा दिया गया था पत्थर हटा करके, और फिर थोड़े टाइम बाद टिन भी हटा दिया। टिन हटाने के बाद 2017 में जो है चांदी जो है उसकी परतें यहाँ बना दी गई थी। अभी तक टिल नाउ यहाँ किसकी परतें थी दीवार पर, चांदी की परतें बनी हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद ये चांदी जो है इसको हटाया महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के एक दानदाता हैं, उन्होंने इस बारे में बात की थी, तो वहां से उसके बाद ये चेंज किया गया है। तो किया क्या, ये चांदी की परतें हटाई सबसे पहले। चांदी की परतें हटाने के बाद यहाँ पूरा तांबा जो है उसकी परतें चढ़ाई, ताकि नाप ली जा सके। फिर वो तांबा निकाल करके महाराष्ट्र ले जाया गया, वहाँ गोल्ड की लेयरिंग बनाई गई, गोल्ड की परतें बनाई, वो लेकर के केदारनाथ आए, और केदारनाथ धाम के अंदर उसके बाद ये जो गोल्ड की प्लेटिंग है ये पूरी करी थी। ठीक है, इसमें जो 6 लोगों की टीम थी उसमें जो है आईआईटी जो है रुड़की
ठीक है। उसके अलावा जो भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की के अंदर वो, और उसके अलावा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जिसको हम ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके टोटल मिलाकर के 6 लोगों की एक टीम थी। उनका ये पूरा का पूरा काम था। ठीक है, तो ये काम जो है वो पूरा हो चुका है। चलिए केदारनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो ये आपको पता है उत्तराखंड के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रुद्रप्रयाग के अंदर। अब ये सिंपल सिंपल चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं जिनको भगवान शिव के मुख्य शिवलिंगों में से माना जाता है, उसमें से केदारनाथ जो है वो एक है। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड के जो पंच केदार हैं उनमें भी शामिल है, उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। खैर अभी मंदिर जो है वो बंद हो चुका है, अप्रैल से नवंबर तक ही खुलता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर केदारनाथ से जुड़े हुए हैं, इस बीच तो काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, अभी जो है 2022 के अंदर ही यहाँ जो मेरु सुमेरु पर्वत है वहां पे ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है। एक तो आपको ये याद रखना है कि केदारनाथ घाटी के अंदर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। दूसरा, पिछले साल अगर आपको याद हो, श्री शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उनके समाधि स्थल पर वो बनाई गई है वहां पर, तो उसका जो अनावरण है वो किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वहां पे उनकी जो मूर्ति है वो बनाई गई और उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तीर्थ पुरोहितों के आवास का, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा घाटों का, मंदाकिनी नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए दीवार, और गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पुल का निर्माण कार्य, इनका भी लोकार्पण किया था या इनका भी अनावरण किया था। किसने? प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी के तट पर जो है वो बाढ़ से बचने के लिए जो दीवार होती है वो बनाई गई है। ये दो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम जो है वो, ठीक है, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम ये इंस्टॉल कर दिया गया है यहाँ। और दूसरा, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जो है उनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? ठीक है, देखो उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया। ठीक है, और इसका पहले जो मुख्यालय था वो मान लीजिए देहरादून। ठीक है, उसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? गैरसैंण। हालांकि देहरादून के अंदर भी कोई स्थाई नहीं था, गैरसैंण के अंदर अब स्थाई की बात चल रही है, स्थाई बनाया गया है। ठीक है, और मतलब अभी एग्जाम हुआ नहीं है एक्ट में, पर ये कहा गया है कि एक्ट के अंदर अब गैरसैंण इसको कर दिया जाएगा। अब बेसिकली हुआ क्या था कि 2009 के अंदर, फरवरी के अंदर भाषा संस्थान बनाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर भाषा संस्थान बनाया गया था। अब यहाँ पहली राजभाषा, जो पहली राज्य भाषा है हमारे, वो हिंदी है और उसके बाद संस्कृत है। तो इस हिसाब से राजभाषा जो है उसी की तर्ज पे एक भाषा संस्थान उत्तराखंड के अंदर बनाया गया। इसका जो मेन काम था उत्तराखंड के अंदर जो भाषा संस्थान बनाया, उसका मुख्य काम ये था कि वो जो हमारे उत्तराखंड के अंदर कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग जनजातीय क्षेत्र हैं और अलग अलग इलाके भी हैं। ठीक है, मंडल है, उनकी अपनी अपनी विशेष भाषाएं हैं। उन भाषाओं और बोलियों को थोड़ा सा प्रेरित करना, उनको बढ़ावा देना, ये बेसिकली इसका काम था। अब इसकी स्थापना हुई तो 2009 के अंदर ये बना, और 2009 के बाद से अब काम तो इसने पता नहीं कितना किया, ये आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको कोई भी स्टेबल हेडक्वार्टर मिला नहीं था, या जहाँ इसका मुख्यालय हो वो इसको मिल नहीं पाया था। अब जब मुख्यालय नहीं मिला तो उसके बाद क्या हुआ, लंबे समय तक इसमें कोई मुख्यालय नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, जब त्रिवेंद्र रावत गवर्नमेंट आते हैं तो वो घोषणा करते हैं कि हाँ, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो गैरसैंण ले जाया जाएगा। तो तब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ चल रहा था? देहरादून के अंदर। फिर ये कहा गया कि अभी ये गैरसैंण जाएगा, लेकिन एक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो तब तक अस्थायी तौर पर हेडक्वार्टर देहरादून में ही है। अभी तक भी हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून के अंदर है, वहीं से ये काम कर रहा है। अब अभी क्या है, दोबारा से इसके ऊपर बात चल रही है, और अभी की जो काम चल रहा है, जैसे गैरसैंण के ऊपर लगातार काम चल रहा है, उसी के अंदर क्या किया गया है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात दोबारा से शुरू हो गई है कि इसको अब एक्ट में चेंज करके दोबारा इसका हेडक्वार्टर एक्ट में लिख दिया जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? गैरसैंण के अंदर होगा। गैरसैंण क्या है? अपनी राजधानी है, तो ये आपको याद रखना है, ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी गैरसैंण है। ठीक है ना? तो अब जैसे वहाँ ये मुख्यालय चला जाएगा भाषा संस्थान का, तो बाकी सारी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं और जो अपने संस्थान वगैरह हैं वो भी आपको गैरसैंण देखने के लिए मिल सकते हैं।
ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ लिखना है, उत्तराखंड भाषा संस्थान का देहरादून अभी तक, ठीक है, क्योंकि अभी एक्ट में चेंज नहीं हुआ है। बस आपको थोड़ा सा इस बीच करंट से अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या इस बीच में कभी ऐसा कोई चेंज आता है जिसमें एक्ट में चेंज करके इसको गैरसैंण कर दिया जाता है। अभी तक ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो सचिवालय है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, देहरादून के अंदर ही है। ठीक है, अब एक्ट में चेंज की बात चल रही है, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर जो इंडियन आर्मी है उसकी अभी एक तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, या वो एक तरीके से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, चिन्याली सैण जो इलाका है, ठीक है, वहाँ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, टिहरी के अंदर। ठीक है, और ये जो बेसिकली पूरी ट्रेनिंग चल रही है चिन्याली सौड़ के अंदर, वो क्यों चल रही है कि कोई अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय पे जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो काम करे, वो ठीक तरीके से चले, इसके लिए यहाँ बेसिकली काम चल रहा है टिहरी। ठीक है, ये आपको लोकेशन याद रखनी है चिन्याली सौड़ की। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चिन्याली सौड़ की जो लोकेशन है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आज की वो है इगास से रिलेटेड, तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद रखना है। इगास, इगास के अंदर अभी दूसरी बार छुट्टी घोषित की गई है। एक बार इससे पहले भी छुट्टी हुई थी पिछले साल, इस साल भी छुट्टी की घोषणा की है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो धामी है, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने अभी क्या किया है, इगास पे दोबारा से छुट्टी की घोषणा की है। केवल छुट्टी की नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो है वो बहुत ही धूमधाम से इगास मनाया जाएगा। ठीक है, इस बार क्या किएगा, मेगा इवेंट के तौर पे मनाएंगे। हालांकि इसमें पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है, बट उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको लेकर के आगे आई है। तो जितने भी जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा आपके विधायक हैं, एमएलए हैं, वो सब अपने अपने इलाकों में जो प्रवासी हैं, चाहे वो कोरोना के टाइम के हों या कोई और हो, उन प्रवासियों के साथ इस बार बड़े लेवल पे इगास जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, इगास को मनाएंगे। ठीक है, उसमें अलग अलग लोगों से बातचीत की गई है कि कैसे मनाना है, क्या मनाना है, बट इगास में आपको याद रखना है लोक पर्व उत्तराखंड का है इगास। ध्यान रखिएगा, इगास इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे जो मन की बात का जो टॉपिक है उसके अंदर भी आपको इगास जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि इगास अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जैसे रामायण है और आपके बाकी के जो उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ के अपने लोक पर्व मनाए जाते हैं वो, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इगास आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोक पर्व है इगास, तो थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इगास को वैसे कॉमनली जो गढ़वाल वाला इलाका है वहाँ तो बहुत ही धूमधाम से इसके ऊपर जो है लोक पर्व की तरह मनाया जाता है। कुछ कुमाऊं के रीजनों में और पूरे उत्तराखंड में एक नाम जो अगर इसको कहा जाए तो वो है बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली के नाम से बहुत ही फेमस है पूरे उत्तराखंड के अंदर, इगास गढ़वाल के अंदर बहुत फेमस है। और ये होता कब है, जिस दिन दिवाली हो उसके दिवाली से ठीक 11 दिन के बाद, जैसे दिवाली खत्म हुई उससे ठीक 11वें दिन आप देखेंगे इगास आता है। इगास मतलब बूढ़ी दीपावली आती है। ठीक है, और जो इगास है, बूढ़ी दीपावली है, उसमें क्या होता है कि सुबह से आपका काम वाम होगा, फिर पकवान बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे दीपावली मनाते हैं बेसिकली उस तरीके से धूमधाम से मनाया जाएगा। और रात के अंदर, रात के टाइम पे पूजा वगैरह होती है, और उसके बाद एक जो कॉमन चीज़ है वो है भेला। ठीक है, भेला जो है वो जलाया जाता है, भेला जलाया जाता है। मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ भेला की, ताकि आप समझ सकें। ये देखिए, इस तरीके से भेला होता है कि मतलब एक घास फूस का एक वो पूरा बना करके, चक्री जैसी बना करके भेला जलाया जाता है, और फिर इसके साथ करतब किए जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं और इस तरीके से। मतलब मैं आपको एक और इमेज दिखा दूँ, ये देखिए, भेला जो है वो इस तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब भेला में आग वगैरह लगा करके उसका यूज़ करते हैं, उसको घुमाते हैं, एक तरीके से करतब दिखाते हैं भेला से। ठीक है, इस तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, अब इगास के बहुत सारे रीज़न हैं क्यों मनाते हैं, क्या मनाते हैं, तो मैं दो स्टोरीज आपको बता दूंगा, उससे रिलेटेड आपको याद रखनी। पहला तो सिंपल है कि क्योंकि हम रामलीला ही या रामायण के तर्ज पर ही दीपावली मनाते हैं, क्योंकि वो वापस आए थे। ठीक है, तो जब भगवान राम 14 वर्ष के अपने वनवास के बाद वापस आए अयोध्या के अंदर, तो अयोध्या में दीपावली मनाई। अब दीपावली मनाई, लेकिन गढ़वाल तक ये खबर लेट पहुंची। इतनी लेट पहुंची, 11 दिन। तो दीपावली के 11 दिन बाद गढ़वाल में खबर पहुंची, तो दीपावली 11 दिन बाद मनाई गई। इसी को अब क्या कहते हैं, इगास कहा जाता है। यह है पहली स्टोरी।
ठीक है। दूसरी जो कहानी है वो और ज़्यादा फेमस है और उसके लिए आपको याद रखनी होगी वीर भड़ माधव सिंह भंडारी की कहानी। ठीक है। तो वीर भड़ माधव सिंह भंडारी जो है ये टिहरी के जो राजा थे महिपत शाह, ठीक है, महिपत शाह उनके सेनापति थे। तो महिपत शाह के जो सेनापति थे उनका नाम था वीरभड़ माधव सिंह। ये वीरभड़ माधव सिंह भंडारी जो है ये माना जाता है कि आज से करीबन 400 साल पहले तो माधव सिंह भंडारी जो है वो अपनी सेना लेकर के गए और कहाँ गए, तिब्बत युद्ध पे, तिब्बत से युद्ध करने के लिए गए। ठीक है, तिब्बत से युद्ध करने के लिए। तिब्बत का जो युद्ध था इसको क्या कहते हैं, द्वापा घाट, द्वापा घाट का युद्ध, वहां गए थे। तो वहां क्या हुआ कि दीपावली का त्योहार आ गया, दीपावली इज फेमस एज बग्वाल, बग्वाल का त्योहार आ गया। बग्वाल के टाइम तक भी एक भी सैनिक वापस नहीं आया था। तो ये मान लिया गया कि हो सकता है सभी जो है वो मर गए हों, सैनिक शहीद हो गए होंगे युद्ध में, इसीलिए कोई भी नहीं आया। लेकिन ठीक 11 दिन बाद क्या हुआ, माधव सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ वापस लौट गए और देखा कि वो तो युद्ध जीत कर आ गए हैं, द्वापा घाट का युद्ध जो है वो जीत करके आ गए हैं। तो फिर दोबारा से दीपावली मनाई गई। तो ये दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी ज्यादा जो फेमस है वो भैलो जो है वो खेला जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अभी भैला या भैलो ये बनाया जाता है गढ़वाल के अंदर। ठीक है, भैलो इसमें क्या करते हैं वो आपको मैंने बता दिया कि तिल है, भंगजीरे हैं, जो बेसिकली तिल वगैरह होता है वो, और चीड़ की सूखी लकड़ी, इसके गट्ठर बना करके एक गोल तरीके से रस्सी के ऊपर बांध के भैलो बनाते हैं। फिर वो भैलो जो है उसको पूजा वगैरह करने के बाद आग लगा के भैलो खेलते हैं। यानी कि भैलो को उसमें आग लगाई और करतब वगैरह दिखाए, गोल गोल घुमाया, इधर उधर लगाया, इस तरीके से। तो भैलो का जो है वो यूज किया जाता है। इसके अंदर आपको लोक नृत्य देखने के लिए मिलेंगे। लोक नृत्य के नाम आपको याद रखनी है, एक तो चांचड़ी और झुमेलो। इन दोनों का संबंध किससे है, भैलो के साथ है। ठीक है, इसमें भैलो रे भैलो है, काकड़ी को रेलू, उजालू आंखों अंधेरो भगलू, इस तरीके से लोकगीत जो है उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको दो लोक नृत्य याद रखना है, एक तो चांचड़ी की जाती है, एक झुमेलो किया जाता है, इसके साथ हेलो पर्व के साथ। ठीक है, उसके अलावा जागर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जागर के बारे में आपको अलग से मैं वीडियो में भी बता दूंगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो भैलो खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अपना इतिहास के बारे में हमने बात कर ली, और जो इम्पोर्टेंट है केदारनाथ और नाम उनके बारे में हमने बेसिकली आज बात कर ली है। ठीक है ना, तो चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले टॉपिक्स जो है कल करेंगे सुबह सेम टाइम पे, इसी टाइम पे आप लोग सुबह मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप लैब असिस्टेंट का अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पेड कोर्स के बारे में डिटेल्स यहाँ पे हैं। आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फनी कोर्स पे, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो इस नंबर पे आपको सिंपल क्या करना है, मैसेज करना है अपना, ठीक, नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप ग्रुप में ऐड हो सके। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये जितने भी नोट्स हैं ये मैं आपको मिड पे ग्रुप में प्रोवाइड, वहाँ से आप लोग चाहे के नोट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।